चले शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी तीनों के सिलेबस पे हम बात करेंगे आपसे। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो हों, चाहे यूपीपीसीएस वाले हों और चाहे बीपीएससी वाले। कल मैं बात कर रहा था आपसे कि कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ मेरा संदर्भ ये था कि हम एक विषय की तुलना दूसरे विषयों से करें, एक टॉपिक की तुलना दूसरे से करें, एक देश के प्रशासन की तुलना दूसरे देश के प्रशासन से करें, तो स्वाभाविक सी बात है फिर हमें यहाँ एक राज्य की तुलना दूसरे से या यूपीएससी की तुलना यूपी और बिहार से तो करनी ही चाहिए। तो कल और परसों 2 दिन, जैसा आपको जानकारी है, हमने आपसे चर्चा की है कि लोक प्रशासन का नेचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी तैयारी की। ओवरऑल कुछ हमने चर्चाएं की हैं आपसे सिविल सेवा परीक्षा के बारे में कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑप्शनल का स्तर क्या होता है, कैसे ऑप्शनल चूज़ करने होते हैं। यूपीएससी की रिपोर्ट से कुछ डेटा लेके हमने आपसे कुछ एनालिसिस कल की थी कि सक्सेस रेट क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कितने नंबर आ रहे हैं लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे संस्थान का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आज का जो मुद्दा है डिस्कशन का वो है लोक प्रशासन का सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है, यूपीएससी में क्या सिलेबस है, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में क्या सिलेबस है। जैसा हम देख रहे हैं कि यूपीएससी के अलावा यूपी और बिहार में ही अब ऑप्शनल बचे हैं। जो हिंदी भाषी स्टेट हैं उनको देखा जाए तो हरियाणा में भी हैं ऑप्शनल, लेकिन हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है। अदर स्टेट के तो बहुत कम लोग एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्ट भी बहुत कम होते हैं, तो इसलिए उसकी अलग से चर्चा फिर नहीं करते हम। सिलेबस कमोबेश रूप में वही है जो यूपीएससी का सिलेबस या यूपी का सिलेबस है। तो मेनली हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी की बात करते हैं। यूपी, पीसीएस और बीपीएससी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग देते हैं एग्ज़ाम, बड़े स्टेट हैं, वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, लगभग हर साल एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक साल में 2 एग्ज़ाम हो जा रहे हैं। तो इसलिए यूपीएससी के बाद फिर यूपी और बिहार का ही नंबर है। तो उन्हीं तीन के हम सिलेबस की आज बात करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे उसकी चर्चा होगी। सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने यूपीएससी का सिलेबस है। यूपीएससी फर्स्ट पेपर का सिलेबस यहाँ है। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है प्रशासनिक सिद्धांत या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, 12 यूनिट यहाँ सिलेबस में है। उसी क्रम में लिखी गई हैं ये 12 यूनिट यहाँ स्क्रीन पे, जिस क्रम में यूपीएससी में है। हालांकि पढ़ते समय हमारा क्रम चेंज होगा, तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस क्रम में आपको पढ़ाऊंगा। ये
किस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली यूनिट प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। जैसा नाम है, लोक प्रशासन से जुड़े हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं हम इस यूनिट में। लोक प्रशासन क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका नेचर क्या है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसके, इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में। हम यहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली यूनिट हम भी यही पढ़ेंगे, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट होगी। डायरेक्टली हर साल कम से कम 70-80 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इस यूनिट से। और चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पढ़ते हैं तो आगे की चीज़ें भी बहुत मात्रा में निर्भर होती हैं प्रस्तावना के ऊपर। सेकेंड यूनिट प्रशासनिक चिंतन या एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। किसी भी विषय का सबसे टफ सेक्शन होता है। विषय से जुड़े हुए जो थिंकर हैं, जो विद्वान हैं, उनके जो विचार हैं, जो थ्योरीज हैं, वो इस यूनिट में हम पढ़ते हैं। बहुत सारे विद्वान हम पढ़ेंगे। F.W. टेलर, उनका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। मैक्स वेबर, उनका ब्यूरोक्रेसी मॉडल। एल्टन मेयो, उनकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। बहुत सारे ऐसे थिंकर, उनकी थ्योरीज हम पढ़ते हैं। 2 नंबर पे हम यही पढ़ेंगे। तीन नंबर है उसके बाद प्रशासनिक व्यवहार या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये बेसिकली सेकेंड यूनिट का ही एक्सपेंशन या विस्तार है। इसमें भी हम कुछ थिंकर्स पढ़ते हैं, कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं। जो सेकेंड यूनिट प्रशासनिक चिंतन आप देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, उसमें एक थ्योरी हम पढ़ेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरल अप्रोच। और जो व्यवहारवादी सिद्धांत या बिहेवियरल अप्रोच है उसी का विस्तार है प्रशासनिक व्यवहार। अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, हर्बर्ट साइमन, कई सारे थिंकर्स हम यहाँ भी पढ़ते हैं। मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कई सारी थ्योरीज यहाँ हम पढ़ते हैं। जो ये शुरू की 3 यूनिट हैं, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं। 250 नंबर में आप देखेंगे कि कम से कम 100 से 120, 130 नंबर के प्रश्न, मतलब लगभग आधा पेपर आपको इन्हीं 3 यूनिट से मिल जाएगा अक्सर। तो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट्स होती हैं। 3 नंबर पे हम भी यही पढ़ेंगे। चौथी यूनिट है संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम पढ़ते हैं एक संगठन की संरचना क्या होती है, एक देश की जो पूरी शासन व्यवस्था है उसका जो संगठन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव या मुख्य कार्यपालक क्या है, लाइन स्टाफ, ऑक्सिलियरी एजेंसीज होती हैं, सूत्र स्टाफ, सहायक अभिकरण, वो सब क्या होते हैं, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय, विभाग क्या, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हम पढ़ते हैं। ये यूनिट एग्ज़ाम के लिहाज से उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है,
इस यूनिट में जो भी टॉपिक हैं सेकेंड पेपर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लगभग सारे टॉपिक हम भारत के संदर्भ में दोबारा पढ़ते हैं। तो ये एक यूनिट ज़रूर यहाँ ऐसी होती है जो एग्ज़ाम के लिहाज से उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। हम इसके पहले एक यूनिट और पढ़ेंगे जो यहाँ यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस और बिहार पीएससी के सिलेबस में है। वो जब अभी आगे हम यूपी और बिहार का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता लगेगा। संगठन के नियम करके एक यूनिट है, ये आईएएस में नहीं है सिलेबस में, लेकिन यूपी और बिहार में है। तो हम 4 नंबर पे उस यूनिट को पढ़ेंगे और तब 5 नंबर पे फिर संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस होगा। जो संगठन के नियम वाली यूनिट है, इसमें पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पान ऑफ कंट्रोल, इस तरीके के कई सारे नियम हम पढ़ते हैं। वास्तव में देखेंगे तो वो जो संगठन के नियम हैं वो भी जो सेकेंड यूनिट प्रशासनिक चिंतन या एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट है उसी का एक्सपेंशन है। प्रशासनिक चिंतन में एक थ्योरी हम पढ़ते हैं, क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय विचारधारा, उसका विस्तार है संगठन के नियम। हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक जैसे थिंकर हैं जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी दी है, उन्होंने ही ये संगठन के नियम प्रतिपादित किए हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम क्रम चेंज करेंगे। 5 के बाद 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे, यहाँ आपको 9 नंबर पे दिख रहा है, कार्मिक प्रशासन या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम 6 नंबर पे पढ़ेंगे। संगठन में जो कार्मिक काम करते हैं उनसे जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, निष्पादन, मूल्यांकन, इन सारी बातों को हम पढ़ते हैं यहाँ कार्मिक प्रशासन में। 6 नंबर पे हम उस यूनिट को पढ़ेंगे। तब उसके बाद 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे, जो यहाँ आपको स्क्रीन पे 12 नंबर दिख रहा है, 12 नंबर, वित्तीय प्रशासन या फिनांशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा नाम है, इसमें वित्त से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की वो हम पढ़ते हैं। तो बजट का कॉन्सेप्ट क्या है, सरकार की फिजिकल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, डेफिसिट फिनांसिंग क्या होती है, बजट कैसे बनता है, बजट के क्या टाइप्स होते हैं, परफॉर्मेंस बस्टिंग, जीरो बेस बस्टिंग या आउटकम बस्टिंग, जो भी बजट से जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब चीज़ें यहाँ हम पढ़ते हैं। 7 नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे, वित्तीय प्रशासन को। उसके बाद फिर 8 नंबर पे हम पढ़ेंगे, जो यहाँ स्क्रीन पे आपको 5 नंबर दिख रहा है, वो हम 8 नंबर पे पढ़ेंगे, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। प्रशासन के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन सी संस्थाएं कंट्रोल करती हैं, तो उसमें विधायिका लेजिस्लेटिव कैसे कंट्रोल करती है, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल कैसे है, और जुडिशियरी या न्यायपालिका का कंट्रोल कैसे है, मीडिया, आम जनता, सिटीजन्स कंट्रोल कैसे है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिविल सोसाइटी, सोशल ऑडिट, ये सारे भी
महत्वपूर्ण तरीके हैं प्रशासन को कंट्रोल करने के, वो सब यहाँ पढ़े जाते हैं। हम 8 नंबर पे पढ़ेंगे उसे। उसके बाद फिर 9 नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रशासनिक कानून, जो यहाँ 6 नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो हम 9 नंबर पे पढ़ेंगे। प्रशासनिक कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधायन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कैट, सेट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जिसमें ब्रिटिश संविधान वेत्ता हैं, डायसी, उनका कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं हम इसमें। अगर आपने जीएस का सिलेबस देखा होगा, थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, तो आप पाएंगे कि जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ शुरू से लेके अब तक, लगभग ज़्यादातर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग सब आपको जीएस में भी पढ़ने हैं। बहुत कम, बहुत गिने चुने टॉपिक ऐसे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिनका जीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। 80% से ज़्यादा चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऐसी पढ़ते हैं जो आपको जीएस के लिए या एसए के लिए भी ज़रूर पढ़नी होती है। और यही जो कल परसों में आपसे बात भी कर रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 500 नहीं बल्कि 1250 नंबर का सब्जेक्ट होता है। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उतनी चीज़ें ऐसी हैं इस सब्जेक्ट में जो आपको और दूसरी जगहों पे पढ़नी होती है। उसके बाद फिर 10 नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधार तकनीकें। यहाँ स्क्रीन पे आपको 11 नंबर पॉइंट दिख रहा है, वो टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट या प्रशासनिक सुधार तकनीकें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। क्या टेक्निक्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, वर्क स्टडी है, कार्य अध्ययन, ऑपरेशनल रिसर्च है या परिचालन अनुसंधान, ऑटोमेशन है या स्वचालन, प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, ये सब चीज़ें यहाँ हम पढ़ते हैं। उसके बाद 11 नंबर पे हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति। यहाँ आपको 10 नंबर एंट्री दिख रही है, लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी। नीतियाँ क्या हैं, कैसे बनती हैं नीतियाँ, कैसे उनका क्रियान्वयन होता है, नीतियों के निर्माण क्रियान्वयन में किन किन संस्थाओं की भागीदारी होती है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं निर्माण या क्रियान्वयन से जुड़ी हुई, क्यों हमारे देश में उतना बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है नीतियों का, कैसे नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है, सुपरविज़न कैसे होता है, वैल्यूएशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ हम पढ़ते हैं पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति में। उसके बाद 12 नंबर पे हम पढ़ेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन या कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ आपको 7 नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे। तो जैसा कल मैं आपसे बात कर रहा था कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी एक सेपरेट यूनिट ही है। हाँ, लेकिन हम हर टॉपिक में कोशिश करते हैं कंपैरेटिव स्टडी करने की, ताकि ज़्यादा बेहतर ढंग से हमें समझ हो सके उस टॉपिक की। और यहाँ तो ये पूरी यूनिट ही है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है,
कब आया है कॉन्सेप्ट, क्यों आया है कॉन्सेप्ट। एक बड़े महत्वपूर्ण थिंकर या स्कॉलर हैं एफ.डब्ल्यू. रिक्स, फ्रेड रिक्स, जिनका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, तो वो हम डिटेल पढ़ेंगे। उनकी एक थ्योरी है प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल, वो पढ़ेंगे। और तब उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे 13 नंबर पे विकास गतिकी या डेवलपमेंट डायनामिक्स। यहाँ स्क्रीन पे आपको 8 नंबर दिख रहा है। हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे विकास गतिकी डेवलपमेंट डायनामिक्स। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारे सब्जेक्ट का विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसी को यहाँ डेवलपमेंट डायनामिक्स के नाम से सिलेबस में शामिल किया गया है। तो ये टॉपिक यहाँ हम पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसका उदय हुआ है, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील देशों के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, क्यों आया था। और कहा जाता है कि बहुत सफल नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट, तो क्यों नहीं हुआ सफल, क्या चैलेंजेस थे इसके सामने। आफ्टर एलपीजी हमने क्या सुधार, क्या डेवलपमेंट किए हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, भारत में क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये फर्स्ट पेपर होगा। कुल 12 यूनिट हैं यूपीएससी के सिलेबस में, एक यूनिट में और यहाँ लाया हूँ जो यूपी पीसीएस और बीपीएससी में पढ़नी होती है, यूपीएससी में नहीं। तो 13 यूनिट में बता रहा हूँ यहाँ आपको। किस क्रम में हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया। ये फर्स्ट पेपर होगा हमारा। उसके बाद सेकेंड पेपर है स्क्रीन पे। सेकेंड पेपर में 14 यूनिट हैं सिलेबस में। उन 14 यूनिट्स के नाम लिखे हैं स्क्रीन पे आपके सामने। सेकेंड पेपर का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन। जैसा नाम है भारतीय प्रशासन, तो अब चीज़ें सारी भारत की होती हैं और 100% जीएस की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट पेपर में कुछ एकाध टॉपिक ऐसे आएंगे जिनका जीएस में निबंध में योगदान नहीं होगा, लेकिन सेकेंड पेपर तो वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ जो आपको जीएस में भी काम आएगी, जो आपको एसए में भी काम आएगी, जो मल्टीपर्पज़ टॉपिक होंगे। तो 14 यूनिट हैं। भारतीय सबसे पहली यूनिट है भारतीय प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं से शुरुआत करेंगे हम। फर्स्ट यूनिट यही पढ़ी जाएगी सेकेंड पेपर में। फर्स्ट यूनिट हम यही पढ़ेंगे। सेकेंड पेपर भारतीय प्रशासन का विकास, जीएस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मौर्य काल, मुगल काल और ब्रिटिश शासन काल में क्या स्थिति थी भारतीय प्रशासन की, हम वो पढ़ते हैं यहाँ इसमें। सेकेंड यूनिट है सरकार का दार्शनिक एवं सांविधानिक ढांचा, फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से बेसिकली जीएस पॉलिटी शुरू हो जाता है। हम भी दूसरे नंबर पे इसी को पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, मूल ढांचे की संकल्पना, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इस तरह के टॉपिक हम यहाँ पढ़ते हैं इस यूनिट में। यहाँ से जीएस पॉलिटी की चीज़ें होती हैं।
उसके बाद फिर क्रम चेंज होगा यहाँ भी। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे संघ, सरकार और प्रशासन, जो यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 नंबर दिख रहा है, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमारे देश में केंद्रीय प्रशासन की संरचना क्या है हम उसे पढ़ेंगे। उसमें जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो भी हम पढ़ते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है वो भी, राजनीतिक कार्यपालिका भी और प्रशासनिक कार्यपालिका भी। तो उसमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये सब हम पढ़ते हैं। फिर जो सेक्रेटरीट सिस्टम या सचिवालय व्यवस्था है वो भी हम पढ़ते हैं। उसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन सबको हम पढ़ेंगे यहाँ। उसके बाद फिर अगला जो हम पढ़ेंगे 4 नंबर पे, यहाँ स्क्रीन पे 6 नंबर दिख रहा है आपको, हम 4 नंबर पे पढ़ेंगे राज्य सरकार एवं प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे। अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसमें गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो स्टेट सेक्रेटरीट, राज्य सचिवालय है, चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें। तब उसके बाद हम पढ़ेंगे 5 नंबर पे स्वतंत्रता के बाद से जिला प्रशासन। यहाँ स्क्रीन पे आपको 7 नंबर दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस। जो बनने का आपका सपना है, लक्ष्य है, जो बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं आप और हम, वो यहाँ हम पढ़ते हैं। डीएम या जिला कलेक्टर की भूमिका, रोल, कैसे डेवलपमेंट हुआ, आज क्या स्थिति है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 नंबर पे ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, जो यहाँ स्क्रीन पे आपको 11 नंबर दिख रहा है। और साथ ही हम पढ़ेंगे नगरीय स्थानीय प्रशासन या अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो यहाँ आपको स्क्रीन पे 12 नंबर दिख रहा है। ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ग्रामीण विकास, इसमें हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं बेसिकली, या पंचायती राज सिस्टम। और नगरीय स्थानीय प्रशासन या अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसमें हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं, या म्यूनिसिपलिटीज। जितने डेवलपमेंटल प्रोग्राम हमारे देश में चल रहे हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, वो सब पढ़े जाते हैं यहाँ। एक तरह से कहा जाए कि हमारे देश में जितने स्तरों पर शासन का संचालन है वो सब हम पढ़ते हैं। केंद्र सरकार या यूनियन गवर्नमेंट, फिर राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तब उसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे 8 नंबर, वो होगा योजनाएं एवं प्राथमिकताएं। यहाँ आपको दिख रहा है प्लान्स एंड प्रायोरिटीज। इसमें योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अब वो नहीं रहे, उनकी जगह नीति आयोग, तो वो सब हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 9 नंबर, जो यहाँ आपको 3 नंबर दिख रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज। क्या रोल है इनका, कितने तरह के पीएसयू हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या, नवरत्ना, महारत्ना, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे।
उसके बाद हम पढ़ेंगे 10 नंबर पे कानून व्यवस्था प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। यहां उसका 13 नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। इसमें पुलिस प्रशासन पढ़ते हैं हम, पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है जीएस में आपका, वो आतंकवाद, नक्सलवाद, जांच अभिकरण, एनआईए वगैरह, पुलिस का रोल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ वगैरह, ये सब यहाँ पढ़ा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 11 नंबर पे भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे, सिग्निफिकेंट इशूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा नाम है, हमारे प्रशासन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इशूज, करप्शन है, लोकपाल लोकायुक्त है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, इस तरह के टॉपिक हैं इसमें। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एलपीजी का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं यहाँ इस यूनिट में। इसके बाद देखेंगे 3 यूनिट और हैं। अभी 11 की हमने आपसे बात की है, 3 यूनिट और हैं यहाँ। एक यूनिट 8 नंबर आपको दिख रही है, सिविल सेवाएं या सिविल सर्विसेज। एक दिख रही है वित्तीय प्रबंध या फिनेंशियल मैनेजमेंट, और एक है स्वतंत्रता के बाद से हुए प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस। ये 3 यूनिट ऐसी हैं जिनको हैं यहाँ सेकेंड पेपर में, लेकिन हम पढ़ेंगे इनको फर्स्ट पेपर के साथ में। कारण वही, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और कंपैरेटिव स्टडी। ये 3 यूनिट ऐसी हैं जो फर्स्ट पेपर से ज्यादा जुड़ी हुई है। फर्स्ट पेपर में एक यूनिट देख रहे हैं आप, कार्मिक प्रशासन या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, 9 नंबर जो था। इसके साथ हम पढ़ते हैं सेकेंड पेपर का सिविल सेवाएं, कार्मिक प्रशासन, और इसके साथ हम पढ़ेंगे सेकेंड पेपर का सिविल सेवाएं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट पेपर के कार्मिक प्रशासन में हमें पढ़ना है भर्ती या रिक्रूटमेंट, और सेकेंड पेपर के सिविल सेवाओं में पढ़ना है भारत में भर्ती, रिक्रूटमेंट इन इंडिया। अब आज हम रिक्रूटमेंट पढ़ें और 3 महीने बाद बताएं आपको भारत में भर्ती या रिक्रूटमेंट, तो ये समझदारी नहीं है। तरीका यही है कि जब हम भर्ती पढ़ें उसी के साथ हम पढ़ लें कि भारत में भर्ती कैसे होती है, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, समझ भी ज़्यादा अच्छी होगी और टाइम भी बचेगा हमारा। इसी तरह के टॉपिक है। फर्स्ट पेपर में ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, और सेकेंड पेपर में भारत में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन इंडिया। तो इसलिए हम इनको साथ ही पढ़ते हैं। तो जब फर्स्ट पेपर का हम कार्मिक प्रशासन पढ़ेंगे, उसी के साथ सेकेंड पेपर का सिविल सेवाएं। जब हम फर्स्ट पेपर का वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसके साथ पढ़ेंगे सेकेंड पेपर का वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसी तरह से ये जुड़े हुए हैं। और जब हम फर्स्ट पेपर का प्रशासनिक सुधार तकनीकें पढ़ेंगे, उसके साथ पढ़ेंगे सेकेंड पेपर का स्वतंत्रता के बाद से हुए प्रशासनिक सुधार। इनका संबंध वही है, एक में इन जनरल
और दूसरे में भारत का संदर्भ, तो समझदारी होती है कि हम इनको एक साथ ही पढ़ लें। इस एंगल से अगर बात की जाए तो फर्स्ट पेपर में 16 यूनिट हो जाएंगी, 16th यूनिट, 12 जो यहाँ सिलेबस में देख रहे हैं आप, एक हमने जो यूपी पीसीएस और बिहार से ली है संगठन के नियम, और 3 यूनिट जो हम सेकेंड पेपर से शिफ्ट करते हैं फर्स्ट पेपर में। पढ़ेंगे भी इसी तरह से, नोट्स भी आपको इसी तरह से मिक्स मिलेगा इन यूनिट्स का। तो सिलेबस हम पूरा पढ़ेंगे जो यूपीएससी का है, इनफैक्ट ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन तरीका मेरा अपना होगा। तो ये तो यहां यूपीएससी का सिलेबस आप देख रहे हैं। लगभग यही सिलेबस यूपी पीसीएस और बीपीएससी का है। यूपी पीसीएस का तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना होता है। आप यूपीएससी पढ़ते हैं तो यूपी पीसीएस की तैयारी अपने आप हो जाती है। कहा जाए कि यूपीएससी में थोड़ा चीजें ज्यादा हैं यूपी पीसीएस की तुलना में। यूनिट्स तो सारी वही हैं, लेकिन उनके अंदर का मैटर देखेंगे तो वो यूपीएससी में थोड़ा एक्स्ट्रा है बजाय यूपी पीसीएस के। फिर भी मैं हमेशा से यही सलाह देता हूं कि आप अगर केवल यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी सिलेबस आप यूपीएससी वाला पढ़ जाएं। थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा होगी, लेकिन उस एक्स्ट्रा मेहनत का फायदा भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, नंबर भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। कल परसों हम चर्चा भी कर रहे थे आपसे कि इस 537 में से अगर 500 लोग अदर स्टेट के पास हुए हैं यूपी पीसीएस में, अदर स्टेट मतलब कि ऐसे लोग जो यूपी एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो पास हुए हैं कि उन्होंने तैयारी यूपीएससी लेवल की है, तो उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है उन लोगों की तुलना में जो केवल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब तो सामने है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके अगर आप परीक्षा पास हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए उसमें। हाँ, बाकी अगर आप लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं कि नहीं हम तो जितना यूपी पीसीएस का सिलेबस है वही पढ़ेंगे, तो भी कोई बात नहीं है, वो सारा यहाँ हो रहा है। जो चीजें एडिशनल हैं वो आप छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप पढ़िए यूपीएससी वाला सिलेबस ही, तो यूपी पीसीएस में भी आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। यूनिट्स आप देखें, 12 यूनिट यहां भी हैं स्क्रीन पे, यूपीएससी में भी 12 यूनिट्स हैं। थोड़ा सा बस जो अंतर है, कहीं कहीं नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है यूनिट्स का, जो बेसिक डिफरेंस है वो बस मैं यहां आपको बता रहा हूं। बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहां एक यूनिट आप जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं, बता चुका हूं मैं पहले आपको, संगठन के सिद्धांत, या जिसे मैंने संगठन के नियम कहा आपसे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट एक यहां एक्स्ट्रा है जो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। पद सोपान, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इस तरह के जो सिद्धांत या नियम भी कहे जाते हैं वो बस यहां एक्स्ट्रा है। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट तो 12 ही है, ये एक एक्स्ट्रा हो गया। तो उसकी जगह आप एक चेंज देखेंगे कि यूपीएससी में तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन दो अलग अलग यूनिट थी, यहां दोनों को मिला के एक ही यूनिट बना दिया गया है, तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट वही हो गए 12।
दो को मिला के एक कर दिया, तुलनात्मक एवं विकास, एक एक्स्ट्रा यूनिट हो गई संगठन के सिद्धांत। बाकी सब वही है, नाम कहीं कहीं चेंज है। यूपीएससी में जो प्रस्तावना थी वो यहां है मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट, और वही तो थोड़ा नाम यूपीएससी में था प्रशासनिक चिंतन, यहां है प्रशासन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से 19-20 कहीं कहीं नाम का या ट्रांसलेशन का अंतर है, बाकी चीजें सारी वही है। हाँ, इनके अंदर का जो मैटर या मसाला है वो मैंने कहा यूपी पीसीएस में थोड़ा सा कम है यूपीएससी की तुलना में। मर्जी आपकी है, केवल यूपी पीसीएस का पढ़ना चाहते हैं तो सब हम पढ़ेंगे, यूपीएससी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं हम वो भी पढ़ रहे हैं। आप चाहें केवल वो यूपी पीसीएस वाला ही पढ़ें, थोड़ा एडिशनल पढ़ लेंगे, फायदा होगा, डिसीजन आपको लेना है। सेकेंड पेपर देखें। सेकेंड पेपर में 15 यूनिट है। वहां आप देख रहे थे कि यूपीएससी में 14 या 14 यूनिट थी, यहां 15 यूनिट है। तब यहां क्या चेंज है वो फिर मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट यूनिट वही है, भारतीय प्रशासन का क्रमिक विकास, नाम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, यूनिट वही है। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड भी वही है, संवैधानिक परिवेश, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग, वहां नाम था सरकार का दार्शनिक और संवैधानिक ढांचा, फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। उसके बाद तीसरी यूनिट वहां हम देख रहे हैं संघ सरकार पर प्रशासन, यूनियन गवर्नमेंट, उसे यहां 2 यूनिट बना दिया गया है, एक संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका और एक केंद्रीय प्रशासन की संरचना, मतलब एक को 2 यूनिट में तोड़ दिया है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया है। तो एक ये देखिए यहां बढ़ गई यूनिट। और चलें आगे, और अभी थोड़ा चेंज है, और चलें आगे। राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वही है, और चलें आगे। स्थानीय प्रशासन, यहां अंतर है। यूपीएससी में 2 यूनिट हैं, ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट और दूसरा शहरी स्थानीय प्रशासन अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यहां दोनों को मिला के एक ही यूनिट की गई है, स्थानीय प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1 की 2 हुई केंद्रीय प्रशासन में, यहां उल्टा हो गया, 2 की 1 हो गई स्थानीय प्रशासन में। आगे चलें, जिला प्रशासन वही है, नाम चेंज हो सकता है, ये वही है, थोड़ा बहुत नाम ऊपर नीचे। और चलें आगे, योजना तंत्र वही है, नाम थोड़ा चेंज है, वहां योजनाएं प्राथमिकता या योजना तंत्र मशीनरी फॉर प्लानिंग। और आगे चलें, लोक क्षेत्र उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वही है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। और आगे चलें, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन कानून व्यवस्था संबंधी प्रशासन वही है। और आगे चलें, भारतीय प्रशासन के प्रासंगिक मुद्दे वही है, वहां था भारतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दे, या भारतीय प्रशासन के प्रासंगिक मुद्दे। तो कहीं कहीं शब्दों का हेरफेर है लेकिन बातें वही है। अब अंतर क्या है और देखें, लोक सेवाएं वही है जो यूपीएससी में है, सिविल सेवाएं।
यूपीएससी में था वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहां उसका नाम है लोक व्यय पे नियंत्रण। चीजें वही हैं, कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब क्या बच गया देखिए, एक बच गया है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, और एक बच गया है कल्याण हेतु प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेलफेयर। केंद्र राज्य संबंध यूपीएससी में भी हम पढ़ते हैं, वहां वो अलग यूनिट नहीं है, बल्कि राज्य सरकार और प्रशासन का सब टॉपिक है। यहां अलग यूनिट बना दिया गया है केंद्र राज्य संबंध को। और एक यूनिट जो यहां एडिशनल आप देख रहे हैं, कल्याण हेतु प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेलफेयर, ये यूपीएससी में पहले पढ़ा जाता था, अब नहीं है वो सिलेबस में, यूपीपीसीएस में है सिलेबस में। इसमें हम एससी एसटी, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जो व्यवस्था हमारे देश में है वो पढ़ते हैं। तो इस तरह से एक यूनिट फालतू हो जाती है, कल्याण हेतु प्रशासन। तो ये यूपीपीसीएस का सिलेबस है आपके सामने। देखिए आप, हम यूपीएससी पढ़ लेंगे तो यूपीपीसीएस अपने आप हो जाएगा। बस 2 यूनिट जो है एक्स्ट्रा देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर में संगठन के नियम वो हम पढ़ेंगे, और एक यहाँ देख रहे हैं आप कल्याण हेतु प्रशासन, ये भी हम पढ़ेंगे। और बाकी सब वही है, कहीं 2 को मिला के 1, कहीं 1 की जगह 2, कहीं नाम चेंज, बस ये है। तो ये यूपीपीसीएस हो जाएगा। यहां आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस में सिलेबस में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो आपको यूपीपीसीएस के स्पेशल रेफरेंस में पढ़ना हो। सब कुछ इन जनरल ओवरऑल पढ़ना है। फिर भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप यूपी का एग्जाम दे रहे, तो कुछ चीजें यूपी की जानते रहिए सिलेबस में, लेकिन कहीं लिखा नहीं है। बीपीएससी में हम आते हैं तो हम पाते हैं कि बीपीएससी के सेकेंड पेपर में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिन्हें हमें स्पेशली बिहार के संदर्भ में पढ़ना होता है। तो बिहार का सिलेबस भी देखें अब। फर्स्ट पेपर, बिहार में तो फर्स्ट और सेकेंड पेपर नहीं है, एक ही पेपर का खंड 1 और खंड 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो वो 2 पेपर की जगह बस वो पेपर 1 कर दिया गया है, बात लेकिन वही है, खंड 1 खंड 2 कर दिए गए। तो खंड 1 देखें, 12 यूनिट आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, वही सब है। और वही सब क्या, तो जो जस्ट अभी हमने आपसे यूपीपीसीएस में बात की है 12 यूनिट, वही यहां बीपीएससी में भी है, बिल्कुल वही है यहां जो हम यूपी में देख रहे हैं। संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां एक्स्ट्रा है जो यूपीएससी में नहीं था, और तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन यूपीएससी में 2 अलग यूनिट थी, यहां दोनों को मिला के 1 कर दिया गया है। तो मतलब सेम स्थिति है बीपीएससी, बाकी और जरूरत नहीं है। नाम फिर 19-20 फर्क हो सकता है, लेकिन बातें सारी वही, यूनिट्स सारी वही। तो ये बीपीएससी फर्स्ट पेपर, या फर्स्ट पेपर ना कहूं, खंड 1 सेक्शन 1। ये खंड 2 15 यूनिट। और अगर आप देखेंगे तो वही 15 यूनिट्स हैं जो यूपीपीसीएस में है।
हाँ, लेकिन अंतर क्या है? अंतर मैंने आपको बताया कि यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश का विशेष संदर्भ कहीं ऐसा सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन बिहार में 3-4 यूनिट ऐसी हैं जहां यह लिखा है कि स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। वो बस यहां अंतर हो जाता है, बाकी सारी चीजें वही हैं। अब वो 3-4 यूनिट कौन सी हैं? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 10 नंबर यूनिट देखें। बिहार में कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार। तो अब यहां हमें स्पेशल बिहार का रेफरेंस लेना है। दूसरा देखें आप, राज्य प्रशासन बिहार के विशेष संबंध में, तो यहां बिहार का रेफरेंस। तीसरा देखें आप, जिला तथा स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। चौथा, स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। अगला देखें, बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्था, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। तो ये 5 यूनिट यहां स्क्रीन पे आपको ऐसी दिख रही हैं जो बिहार के स्पेशल रेफरेंस में पढ़ा जाए ऐसा लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा देखना होता है, हालांकि बहुत एक्स्ट्रा होता नहीं है। इसलिए एक्स्ट्रा नहीं होता है कि जैसे अब राज्य प्रशासन बिहार का संदर्भ, तो राज्य प्रशासन में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे देश की हैं और ये सारे स्टेट्स में एक जैसी हैं। कभी आप जैसा जानते हैं और नहीं तो पढ़ेंगे भी कि बिहार का गवर्नर अलग और यूपी का गवर्नर अलग, ऐसा नहीं है। चाहे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो, उनकी पावर्स हो, उनकी डिस्क्रेशनरी पावर्स हो, विवेकाधीन शक्तियां सब सेम है। तो अस नाम के लिए है कि बिहार का राज्यपाल, बातें सब वही है, या बिहार का मुख्यमंत्री। तो अलग बहुत कुछ होता नहीं है बस, लेकिन अब लिखा है सिलेबस में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिहार, पूरे देश में आप देखें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमोबेश रूप में एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि बिहार का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, यूपी का अलग है, एमपी का अलग है, नाम अलग हो सकते हैं। कहीं कलेक्टर कहा जाता है, कहीं उसे उपायुक्त कमिश्नर कहा जाता है, कहीं बिहार में एसडीएम होता ही नहीं है, डिप्टी कलेक्टर आम बोलचाल में हम एसडीएम, यूपी एमपी में होते हैं एसडीएम, बिहार में होते ही नहीं है एसडीएम। तो नाम थोड़ा 19-20 हो सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम लगभग एक जैसे। हाँ, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन है, उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किए हैं, लेकिन ये स्टेट सूची का, चूंकि राज्य सूची का विषय है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने फिर अपने अकॉर्डिंग कानून बनाए। तो वहां जरूर थोड़ा अंतर हो सकता है कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण है, कई और स्टेट में नहीं है, अभी 33% ही है। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन अगेन वही स्थिति है। हाँ, बस ये जरूर है कि बिहार में अभी तो नहीं, लेकिन जैसा देख रहे हैं कि 15 साल पहले वही नहीं थी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी, अब लेकिन काफ़ी बेटर पोजीशन है। तो बाकी देश का भी लॉ एंड ऑर्डर जैसा है, बिहार में भी वही, कुछ भी अलग से पढ़ने के लिए बहुत नहीं होता है बहुत कुछ।
हाँ, एक फिर ये यूनिट है बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्था। इसमें फिर अब हमें देखना होता है कि बिहार गवर्नमेंट जो वीकर सेक्शंस हैं, एससी एसटी महिलाएं बच्चे, उनके वेलफेयर के लिए क्या कर रही है, कौन से वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है, कौन से इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, तो वो थोड़ा सा फिर अलग हो जाता है, वो देखना होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है हमें यहाँ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार ये पढ़ना होता है। तो उसकी हम आपसे बात करेंगे, जो ये बिहार की अलग से चीज़ें हैं। ओवरऑल आप देखिए वही चीज़, वही सिलेबस है। तो अगर हम यूपीएससी पढ़ते हैं, अगर हम यूपीपीसीएस पढ़ते हैं, अगर हम बीपीएससी पढ़ते हैं, जो भी कहें, तो 90% से ज़्यादा चीज़ें वही हैं। हाँ, बस बिहार ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो हमें बिहार के स्पेशल रेफरेंस में पढ़नी है। स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम है यूपीएससी की तुलना में, यूपीपीसीएस का, बिहार का, लेकिन बार बार कह रहा हूँ, हमेशा यही सलाह देता हूँ कि स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा के तैयारी करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, उसका फ़ायदा होगा। तो ये बात अगर दिमाग में है तो बिल्कुल निकाल दें कि हमें तो बीपीएससी देना, हम यूपीएससी स्टैंडर्ड क्यों फॉलो करें। भाई अच्छा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखेंगे तो नंबर भी हाई मिलेंगे, इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। एमपी का बच्चा जाके बिहार का टॉपर क्यों बन जाता है, तो यूं ही नहीं होती चीज़ें। अब आप इसको समझ जाएं जितना जल्दी उतना अच्छा है। हरियाणा की लड़की जाके यूपी में टॉप यूं ही नहीं कर जाती है, कारण होते हैं उसके पीछे। तो बार बार कह रहा हूं कि सलाह यही है कि स्टैंडर्ड नीचे नहीं, स्टैंडर्ड ऊपर ही रखा जाता है। तो यहां यूपीएससी का स्टैंडर्ड रखेंगे तो अच्छा है, और मैं उसी स्टैंडर्ड से ही पढ़ाऊंगा। हाँ, बस ऐसे टॉपिक जो यूपी में नहीं हैं, जो बिहार में नहीं हैं, सलाह दूंगा कि वो भी आप पढ़ लें, बुराई नहीं है। लेकिन वहाँ चलिए एक बार, भाई आपकी मर्जी है कि ऐसे टॉपिक जो वहाँ नहीं है सिलेबस में, आप चाहें तो छोड़ दें, पढ़ लेंगे तो थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा होगी, लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये सिलेबस की स्थिति है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी। और यहाँ जितनी आपको जानकारी है समझ पाए होंगे, तो देख पाए होंगे, संक्षेप में मैंने चर्चा की कि 80% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जीएस में पढ़नी है, निबंध में पढ़नी है। योजना तंत्र, योजना आयोग, नीति आयोग, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जीएस में भी पढ़ना है। लोक उपक्रम सरकार की औद्योगिक नीति, विनिवेश नीति, नवरत्न, महारत्न, अगेन जरूरत नहीं है बताने की कि ये जीएस में भी पढ़ना है आपको। जीएस इकोनॉमी है, जीएस पॉलिटी, राष्ट्रपति, राज्यपाल जानते हैं आप। लॉ एंड ऑर्डर तो मैंने बताया, इंटरनल सिक्योरिटी, एससी एसटी महिलाएं बच्चे तो सोशल जस्टिस। तो देखिए आप सब कुछ 80% से ज़्यादा चीज़ें जो आपको जीएस में पढ़नी है, निबंध में पढ़नी है। और इसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ढंग से लोक प्रशासन पढ़ा है तो 500, 400 या 300 नंबर की तैयारी नहीं होती है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा आप तैयारी करते हैं। जीएस में आपको बहुत मदद मिलती है, निबंध का पेपर हो रहा है तो वहाँ आपको बहुत हेल्प होती है। तो जितना महत्व है सब्जेक्ट का, उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए उतने ही डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ आपको तैयारी करनी है सिलेबस की। हम करेंगे, लेकिन हाँ बार बार आपको भी हम बता रहे हैं, जता रहे हैं इसी इंट्रोडक्टरी क्लासेस में कि जान लीजिए, देख लीजिए कि क्या आपसे अपेक्षाएं कर रहा है यूपीएससी, किस लेवल की अपेक्षाएं कर रहा है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो। पहले ये पता तो हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस लेवल का करना है, तब करना शुरू करेंगे तो मजा आएगा। बिना ये सब जाने सीधा हम पहले दिन से शुरू कर दें कि अच्छा चलो पढ़ो लोक प्रशासन का अर्थ, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, किस स्टैंडर्ड का, वो पता नहीं है, बस सीधा लोक प्रशासन का अर्थ। बल्कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ कि 3 दिन अभी खराब कर दिए, अगले और 3 दिन 4 दिन में यही सब बातें करके खराब करूंगा। 7 दिन में मैं सीधा टॉपिक शुरू करता तो आधी फर्स्ट यूनिट पढ़ा देता आपको उतने दिन में।
हाँ, ये जरूर है कि मैं आपके साथ जस्टिस नहीं करता, न्याय नहीं करता, आपको पता भी नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आपको उतनी जानकारियां थी ही नहीं या है नहीं। लेकिन अब मुझे वो इनजस्टिस नहीं करना, आपके साथ अन्याय नहीं करना। जितनी जरूरी बातें जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए, जो मुझे भी पता है, तो मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। अब मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है भाई, आपका अपना विवेक है। तो ये सिलेबस की बात थी। आज हम यहीं रोकेंगे, कल आगे बढ़ाएंगे। सो और कोई इशू लेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस ही चलेंगी और 2-3 क्लास, 4 क्लास। सो कुछ और इशू लेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। जी बंसी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है डिस्टरबेंस, या सोनू आपके यहाँ से आ रहा है? सर मेरे यहाँ से आ रही होगी जी सर। मेरा एक सवाल है। जी अगर सवाल नहीं, एक्चुअली रिक्वेस्ट है आपसे। जी अगर आप परमिशन दें, जैसे मेरा आपका लेक्चर 10 मिनट छूट गया जी या और कई सारे स्टूडेंट होंगे जिसके बीच में छूटते होंगे, जी वो मैं रिकॉर्डिंग जब ऑन करता हूँ जी परमिशन रिक्वायरमेंट ये कंपलसरी होता है। तो प्लीज टेक्निकल टीम को बोले कि वो मुझे परमिशन है रिकॉर्डिंग का। अच्छा, चलिए मैं देखता हूँ वो क्या सिस्टम है, मुझे अभी उसकी जानकारी नहीं है। मैं पता करता हूँ क्या सिस्टम होता है वो जूम में, तो फिर मैं आपको बताऊँगा उसका। हाँ, लेकिन जितने लोग अभी हैं, कई लोग मैं देख रहा था, ये मैं अब कल क्लास के पहले मैं आप लोग भी ध्यान दिला दीजिएगा। वैसे मुझे ध्यान रहेगा तो मैं बात करूँगा आपसे कि कोशिश करें कि टाइमली जुड़ जाएं।